नमस्कार। इतिहास चर्चा के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने फेसबुक, एक्स और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विद्यार्थियों से और सामान्य लोगों से जो इतिहास में रुचि रखते हैं एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी और मैंने ये कहा था कि अब मैं इतिहास पढ़ाना चाहता हूँ, कक्षाएं लेना चाहता हूँ यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को, चूँकि एक कॉमन सिलेबस इतिहास के लिए अब यूपी के विश्वविद्यालयों में लागू हो गया है। और इस पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं विभिन्न मंचों से आई और बहुत सारी सलाह भी आई। मैंने उसमें कहा था कि आप बताएं कि क्या पढ़ना चाहेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जो हमारे पूर्व विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे राय दी कि मुझे यूरोप का इतिहास, जिसके लिए मुझे काफ़ी पसंद करते थे विद्यार्थी, वो पढ़ाऊँ। लेकिन उससे पहले तो मैंने इस सिलसिले की शुरुआत की है और आप सबसे ये मेरी अपेक्षा है, जो भी इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए तो है ही है ये, वो भी इसको करें। और मैं इस नज़रिए से ये इतिहास पढ़ाऊँगा या बात करूँगा कि जिसमें ना तो बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूँगा, ना ही बहुत सारी तिथियों का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आप इतिहास को समझने पर ज़्यादा जोर होगा रादर देन कि उसके उत्तर प्रश्न उत्तर फॉर्म में लिखने के लिए तिथियों और इन चीज़ों की कम उसमें जोर होगा। वो विद्यार्थी जब एक बार समझ जाएंगे तो उसके लिए ढेर सारी सामग्री उनके पास उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। अब मैं बात इससे शुरू करता हूं कि इतिहास क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते पढ़ाते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। ये प्रश्न बार बार आता है, साहब ठीक है आप नंबर पा जाएंगे, लेकिन जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। फिर एक और जरूरी सवाल है कि इतिहास कहाँ से माने, चौहद्दी क्या है, बाउंड्री वॉल क्या है, जिसके बीच में इतिहास के विद्यार्थी को ये बात बहुत साफ होनी चाहिए उसके दिमाग में कि उसकी चौहद्दी क्या है, कितने समय का खंडकाल को हम इतिहास का खंडकाल समझते हैं। और फिर यूरोप के इतिहास में मैं आऊँगा कि भारतीय विद्यार्थी या भारतीय सामान्य नागरिक को, जो समाज को समझना चाहता है, उसके लिए यूरोप का इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। यूरोप तो यहाँ से बहुत दूर, इस महाद्वीप का भी हिस्सा नहीं। तो इन 5 बिंदुओं पर मैं बातचीत केंद्रित करने की कोशिश करूंगा और जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे, वहाँ 15 मिनट से ज़्यादा लंबे एक एपिसोड को मैं नहीं करूँगा, तो वहाँ मैं रुक जाऊँगा और अगले एपिसोड में फिर उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अब इतिहास क्या है, इसका कोई बहुत सर्वमान्य उत्तर ढूंढना न से जरूरी है और ना ही मुमकिन है। हर आदमी के लिए इसकी अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं, अगर आप हिस्ट्रियोग्राफी की किताबों में जाएंगे, इतिहास लेखन पर लिखी हुई सामग्रियों में जाएंगे, तो इतिहास पे की ढेर सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमको जो बात समझने वाली है वो ये है कि इतिहास इसलिए नहीं पढ़ना है कि उससे आप किसी विषय में पारंगत होके वो रट के नंबर पा जाए, बल्कि इतिहास एक जीवन दृष्टि देता है। जैसे मैं अपनी बात ऐसे समझाऊं कि मानिए कि हम लोग को एक हमारे पास में स्मृति है, जिसमें हम जब पैदा होते हैं उसके थोड़े समय बाद से की चीज़ें दर्ज होती रहती हैं, और ये एक तरह का इतिहास हमारे दिमाग में दर्ज हो रहा है। और इसके आधार पर हम तय करते हैं कि किससे कैसे बात करें, क्या करें, समाज में किस तरह से बिहेव करें, किसी तरह से चीज़ों को हम सीखते हैं। तो अगर उस संदर्भ में हम देखें तो इतिहास एक पूरे समाज की सामूहिक स्मृति है। तो अगर किसी मनुष्य के बारे में विचार करते हुए हम सोचें कि अगर उसको स्मृति लोप हो जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, तो क्या होगा। यही चीज अगर इतिहास नहीं है किसी समाज का, तो क्या होगा। जैसे
इस बारे में जो फोर्ड गाड़ियां, अमेरिकन कार बनाने की कंपनी है फोर्ड, उसके मालिक हेनरी फोर्ड थे। और आप सबको पता है कि अमेरिका का इतिहास था, और लेकिन जब कोलोनाइजेशन का दौर आया, उपनिवेशीकरण का दौर आया, तो उस नजरिए से देखो तो बहुत अतीत का ज्ञान उनके पास नहीं था। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि हिस्ट्री इज अ बंक, इतिहास बकवास है। उनके लिए थी, क्योंकि उनके पास इतिहास था ही नहीं, ऐसी कोई स्मृति थी ही नहीं। बहुत लंबी चौड़ी, जैसा भारत जैसे देश या चीन में या एशियाई देशों में है, यूरोप के देशों में, वैसा अमेरिका में नहीं था। तो वो ये कह रहे थे, लेकिन आज उनके यहाँ भी इतिहास हो गया 400-500 सालों का, और अब वो अमेरिकन हिस्ट्री भी रिच हो गई। तो इतिहास की परिभाषा को अगर मैं अपने ढंग से कहूं, तो मुझे लगता है कि इतिहास वह प्रयोगशाला है जिसमें अतीत के तथ्यों का परीक्षण वर्तमान की चुनौतियों और समस्याओं के नजरिए से करके भविष्य के रास्ते निकाले जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे कि हम अतीत का ज्ञान है हमारे पास, उसको हम वर्तमान में हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन संदर्भों में हम पिछले ज्ञान को परखते हैं, उसको उसका परीक्षण करते हैं, और कैसे भविष्य में इन समस्याओं से निजात पाया जाए, इसके रास्ते तैयार कर सकते हैं। तो वो समस्याएं निजी जीवन की भी हो सकती हैं, वो समस्याएं सामाजिक जीवन की भी हो सकती हैं, वो समस्याएं विदेश नीति की भी हो सकती हैं, वो समस्याएं आंतरिक नीति की भी हो सकती हैं। तो इतिहास हमको एक सोचने समझने का नजरिया देता है कि कैसे हम पिछली गलतियों को न दोहराते हुए या अपनी गलतियों को समझते हुए भविष्य में इनको दोहराने से बचे। और इस अर्थ में समाज के लिए भी इतिहास का ज्ञान जरूरी है और व्यक्ति के लिए भी इतिहास का ज्ञान जरूरी है। संभवतः इसीलिए इतिहास को हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। और आप देखिए कि आज तो हालत ये है कि इतिहास, मैं कभी इस पे आगे बात करूंगा, कि इतिहास एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। लोग कहते हैं ना कि इतिहास पढ़ क्या आप बहुत करेंगे, इतिहास के अध्यापक बन जाएंगे जैसे मैं बन गया। लेकिन आप इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, और उस पर हम लोग भी बात करेंगे वह आखिर इतिहास की उपयोगिता क्या है। तो मैं इशारे में कह दूं कि इतिहास पढ़ के आप इतिहास के अध्यापक तो बन ही सकते हैं, और तमाम स्कूल से लेके और उच्च शिक्षा तक इतिहास विषय होता है। फिर परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास एक विषय बहुत लोकप्रिय विषय रहा है। अब धीरे धीरे उसका महत्व कम किया जा रहा है, इधर ऐसे सिलेबस बने हैं, वरना इतिहास एक बहुत ही सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए, लोअर सबऑर्डिनेट, अपर सबऑर्डिनेट, इन सब एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री एक बहुत ही लोकप्रिय विषय होता था। और अभी धीरे धीरे जो लोग इतिहास को अपने नजरिए से पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग उस महत्ता को कम कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे और बात करूं, इससे पहले मैं बता दूं कि इतिहास की चौहद्दी क्या है। लोग समझते हैं कि मनुष्य जब से है तब से इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं। मनुष्य ने जब लिखने का ज्ञान अर्जित कर लिया, जब लिखे हुए को सुरक्षित रखने का माध्यम ढूंढ लिया है, यानी ताड़पत्रों का पे लिखने का काम शुरू हो गया, चर्म पे लिखने, चमड़े पे लिखने का काम शुरू हो गया, खाल पे लिखने का काम शुरू हो गया, तो एक लिख के अपनी बातों को सुरक्षित रखने की जब से पद्धति विकसित हो गई, तब से इतिहास। क्योंकि इतिहास सप्रमाण बातें कहता है। इतिहास सुनी सुनाई बातों पर नहीं टिका हुआ। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त प्रमाण हो, और उस प्रमाण के आलोक में आप अतीत की बातों को सिद्ध करते हैं कि देखिए भाई, हम ये कह रहे हैं अतीत के बारे में, इसका यह प्रमाण है।
बगैर प्रमाण के, बगैर किसी ठोस प्रमाण के आप इतिहास नहीं लिख सकते। फिर जो आप लिखेंगे वो साहित्य की श्रेणी में आ सकता है, महाकाव्य की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन इतिहास तो नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग, अभी कल ही परसों में मैंने एक पोस्ट लिखी थी, उसके संदर्भ में आया कि साहब साहित्य तो इतिहास का स्रोत है। स्रोत कच्चा माल है साहित्य इतिहास लेखन के लिए। कच्चे माल में कभी कभी कुछ निकल सकता है, कभी नहीं भी निकल सकता। जैसे एक साहब ने, मैंने कहा कि भाई चाणक्य के बारे में उसका जो समकालिक चंद्रगुप्त मौर्य का के दरबार में यूनान का राजदूत है मेगास्थनीज, उसने अपनी किताब इंडिका में इसका कोई वर्णन नहीं किया। और अगर वह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, राजगुरु है, और नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत चर्चित अध्यापक है, तो मेगास्थनीज की डायरी में उसका जिक्र या मेगास्थनीज की किताब में उसका जिक्र ना होना क्या इस बात के यह सवाल नहीं खड़ा करता कि चाणक्य एक काल्पनिक व्यक्ति है या वास्तविक व्यक्ति? तो इसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की हैं, और उसमें वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हम बराबर ही कहते हैं, पूरे सम्मान के साथ, अपने अतीत के ज्ञान के सम्मान के साथ मैं कहता हूँ कि साहित्य से इतिहास अलग ही इसी तरह होता है कि उसके लिखने के लिए, उसमें बात करने के लिए हमको ठोस प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमारी जो इतिहास की चौहद्दी बनती है, वह बनती है इस तरह से कि मान लिया जाए कि ईसा पूर्व 10,000 साल मानव सभ्यता के जो प्रमाण हमको मिलते हैं कि कब से मनुष्य लाखों साल पुराना, लेकिन कोई सामाजिक प्राणी के तौर पर उसकी जो यात्रा है, तो जितनी भी सभ्यताएं हम जाएं, अगर अभी तक तो 5,000 साल ईसा पूर्व से पीछे हम गए, और हम उसके लिए भविष्य मान लेते हैं कि हम और विज्ञान की मदद से हम और करेंगे, तो 10,000 ईसा पूर्व मान लें, और 2,000 ईसा के बाद, तो यानी कुल हम 2024 में बात कर रहे हैं। तो हमारे इतिहास की जो बाउंड्री बनती है, जो चौहद्दी बनती है, जिसके बीच में इतिहास के विद्यार्थी को बात करनी होती है, वो है कुल 12,000 साल। जबकि लोग इसको लाखों साल, हजारों साल की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और इस जो ईसा पूर्व 10,000 साल और ईसा के बाद 2,000 साल, तो ईसा के बाद वाले 2,000 साल में तो लिखने पढ़ने या उससे थोड़ा पहले से शुरू हो गई थी, और लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं। उससे पहले के लिए हमको पुरातात्विक साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, शिलालेखों की, ताम्रपत्र हमारे पास मिलते हैं, जो खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, उसकी कार्बन डेटिंग से हम उसकी डेट तय कर लेते हैं। विज्ञान ने बहुत मदद की है इतिहास और अन्य विषयों के, सामाजिक विज्ञान के विषयों के वैज्ञानिक परीक्षण और वैज्ञानिक दृष्टि से उनको पढ़ने पढ़ाने की सामग्री तैयार करें। तो ये बात हमारे दिमाग में बहुत साफ होनी चाहिए, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें रुचि रखते हैं, कि इतिहास कुल 12,000 सालों का है। मनुष्य होगा लाखों साल पुराना, लेकिन इतिहास का जो ज्ञान है वो कुल 12,000 सालों का है, और इसी के बीच में हम इतिहास की बात करेंगे। तो जो कुछ इस पीरियड में हमको सप्रमाण हमने मनुष्य, मानव समाज के अतीत के बारे में जानकारी हासिल की है, और दिन ब दिन एक ये निरंतर लेखन की प्रक्रिया है। इतिहास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आज जो खोजा गया, हो सकता है कि कल हमको ऐसे कोई प्रमाण मिल जाए जिनके आलोक में हम आज जो कुछ हमारी समझदारी है वो कल बदल जाए। इसकी पूरी संभावना है, लेकिन इसमें बहुत सतर्क ये रहना होता है कि अभी बहुत सारे लोग विज्ञान की मदद से ही उन चीज़ों को इतिहास बनाने में लगे हुए हैं जो इतिहास नहीं, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिसके प्रति हमको सतर्क रहना होगा। जैसे अभी एक साहब ने एक, अगर आप सोशल मीडिया पे सकते हैं तो आपको दिखाया गया होगा कि एक चित्र डाला गया जिसमें कि दिखाया गया है कि श्रीलंका में कुंभकर्ण की तलवार मिल गई है, और ये किससे किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये चित्र बना के इस तरह का प्रोपेगेंडा समाज में
फैलाते हैं। ऐसा भी और होगा, ऐसी चीज़ें और सामान्य लोगों को ये समझना होगा। जो जैसे जैसे आपके इतिहास की जानकारी बढ़ेगी, उसके तौर तरीकों के बारे में जानकारी बढ़ेगी, आप धीरे धीरे इस पर जान जाएंगे कि कैसे इन चीज़ों को पकड़ा जाता है। धन्यवाद। फिर हम इसी बात को आगे अगली बार हम बात करेंगे।